Hey, this is Kuldeep Singh. Welcome to our Biology with Kuldeep. आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा के तिथिक्रम को जारी कर दिया है और यह तिथिक्रम जो जारी हुआ है, जो परीक्षाएं चलेंगी वो 22 फरवरी से 9 मार्च तक चलेंगी। तो अब हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और जो परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो गई हैं उसी तिथिक्रम के आधार पर 22 फरवरी से और 9 मार्च तक ये परीक्षाएं चलती रहेंगी। जो प्रैक्टिकल होंगे वो 25 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। तो अब वक्त है खुद को बिल्कुल पढ़ाई में लगने के लिए, और उस पढ़ाई में लगने के लिए जब हम लगेंगे तभी हमें कुछ उसके परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि ऐसे जीवन चलेगा ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, जो आप कंटेंट को रख रहे हैं वो कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, सॉलिड कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कंटेंट को, सॉलिड कंटेंट को नहीं रखेंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से आप अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकें। तो पढ़िए मन लगा के। दूसरा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में कोई चीज़ साथ दे या ना दे, शिक्षा ही साथ देती है। इसलिए कहा भी जाता है कि जब भी कभी बंटवारे वगैरह होते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ को बांटा जाता है तो सब चीज़ बांट दी जाती है। केवल एक शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसको कभी बांटा नहीं गया है कि भैया ये लो आपकी डिग्री, ये इसकी है, आधी इसकी है, आधी इसकी है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो कहा भी गया है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो पढ़ाई को शुरू कीजिए और लग जाइए प्रॉपर, इसमें ही भलाई है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ले जाए। और अकेले जब भी होगी तो ये शिक्षा ही आपको साथ देगी और कोई चीज़ आपका साथ नहीं देगी। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हमारी जो क्लास है, आज हम डाइजेशन के स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने डाइजेशन की, पाचन की परिभाषा पढ़ ली थी। पाचन की जो परिभाषा थी वो हमने पढ़ी कि संयुक्त एवं अघुलनशील भोज्य कणों को सरल व घुलनशील भोज्य कणों में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। आज हम पाचन के चरण पढ़ रहे हैं और इसमें हमें पता चलेगा कि आखिर पाचन के चरण क्या हैं। तो जो पाचन की प्रक्रिया है वो 5 चरणों में पूर्ण होती है। पांच चरणों में पूर्ण होती है। हम 1 बाय 1 एक एक करके इन 5 चरणों को समझेंगे और जब हम इन 5 चरणों को समझ लेंगे तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम इनके बारे में, हमारी दैनिक जीवन में किस प्रकार से ये पाचन के 5 चरण पूर्ण हो रहे हैं, इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो जो पहला चरण है वो कहलाता है अंतर्ग्रहण, और इसे जो अंतर्ग्रहण है वो इंग्लिश में इंगेशंस कहलाता है। इंगेशन। दूसरा जो चरण है वो पाचन कहलाता है।
जिसे हम डाइजेशन बोलते हैं। तीसरा जो चरण है वो अवशोषण कहलाता है, जिसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। चौथा जो हमारा चरण है वो है स्वांगीकरण, जिसे हम इंग्लिश में एसिमिलेशन बोलते हैं। एंड लास्ट जो हमारा चरण या स्टेप्स है वो कहलाता है वाहिक्षेपण, या मल परित्याग। और जो इसे इंग्लिश में बोला जाता है वो है एगेशन। अब हम वन बाय वन इन पांचों चरणों को समझेंगे कि किस प्रकार से जो पाचन की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। सबसे पहले जो आया है वो है अंतर्ग्रहण, जिसे हम इंगेशन बोलते हैं। अंतर्ग्रहण मीन्स है मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि मुख के द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, वो अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा है पाचन। कनेक्ट हैं आपस में एक दूसरे से। अगर हम देखें तो मुख के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन या मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा है डाइजेशन। ग्रहण किए गए भोजन का पाचक रसों की सहायता से पाचन किया जाता है। कनेक्ट हो गया, दोनों स्टेप कनेक्ट हुए हैं कि जो हमने भोजन ग्रहण किया है अब उसका पाचन होगा एंजाइमों की सहायता से। ग्रहण किए गए भोजन का पाचक रस या एंजाइम की सहायता से पाचन किया जाता है। समझ में आ गया होगा। अंतर्ग्रहण, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण किया जाता है। ग्रहण किए गए भोजन का पाचक रसों या एंजाइमों की सहायता से पाचन किया जाता है। अब हमारा तीसरा जो स्टेप है बेटा वो है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। पचित भोजन से हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पचित भोजन से जो पाचक जो रस मिला उसको आंत की भित्ति के द्वारा अवशोषित करना अवशोषण कहलाता है। पचित भोजन को आंत की भित्ति से रसांकुरों, एक शब्द आया रसांकुरों, जो उंगलियों के सदृश संरचनाएं होती हैं, रसांकुरों की सहायता से
अवशोषित करना अवशोषण कहलाता है। अब जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों कनेक्ट हुए, पचित भोजन, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, ग्रहण किए हुए भोजन का पाचन करना, पचित भोजन को आंत की भित्ति से रसांकुरों की सहायता से अवशोषित करना। अब आया स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की डेफिनेशन कहती है कि अवशोषित किए हुए भोजन को रुधिर के माध्यम से कोशिका तक पहुंचाना और कोशिका से जीव द्रव्य तक पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है। जो भोजन अवशोषित भोजन को रुधिर की सहायता से कोशिका में आत्मसात करना, कोशिका में या जीव द्रव्य में पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण कहलाता है। एसिमिलेशन हमें समझ में आ गया, चारों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब हमारा पांचवा है जो स्टेप, बाह्य क्षेपण या मल परित्याग। जो भोजन हमने ग्रहण किया उस भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ थे जो पचित नहीं हुए, तो हम बोल सकते हैं कि अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना मल परित्याग या बाह्य क्षेपण कहलाता है। अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना मल परित्याग या बहिक्षेपण कहलाता है। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, पांचों स्टेप्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अंतर्ग्रहण, इंगेशंस, मुख के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन, ग्रहण किए गए भोजन का पाचक रसों एंजाइमों की सहायता से पाचन किया जाता है। अवशोषण, पचित भोजन को आंत की भित्ति से रसांकुरों की सहायता से अवशोषित करना अवशोषण कहलाता है। चौथा हमारा स्टेप है स्वांगीकरण, जिसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। अवशोषित भोजन को रुधिर की सहायता से कोशिका में या कोशिका के जीव द्रव्य में आत्मसात करना या पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बहिक्षेपण या मल परित्याग, एगेशन। अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, वेस्टेज को बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता या मल परित्याग या एगेशन कहलाता है। आप लोग नोट्स अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने साथ साथ इसे लिखते चलिए। ये वो हेल्पफुल नोट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कराएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा में। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इस टॉपिक में किस प्रकार से कितने स्टेप्स हैं, क्या और किस स्टेप में क्या क्या वर्क किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब एग्ज़ाम दूर नहीं है। थैंक यू।